ओके सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी और रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग पास्कल लॉ वगैरह सब क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ये बारिश की बूंदें स्फेरिकल शेप की क्यों होती है? क्या कभी आपने सोचा है, या कभी आपने सोचा है ये बबल स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं? जैसे कि बोल सकते हैं रेक्टेंगल शेप के क्यों नहीं हो रहे, स्क्वायर शेप के क्यों नहीं हो रहे? या फिर कभी आपने सोचा है ये पानी के कीड़े पानी पर आसानी से कैसे चल पाते हैं? सारा का आंसर, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, सब का आंसर आज इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इस सबसे पहले सबका जो आंसर है, सबका जो फिनोमेनन है, सब किसके बेस पर है? सरफेस टेंशन के बेस पर है। सरफेस टेंशन क्या है? अगर मान लो लिक्विड है, अगर रेस्ट फॉर्म में है, तो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वो शो करती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी है, जहां पर लिक्विड अपने एरिया को कम से कम रखना चाहता है। और सरफेस टेंशन को और अच्छे से समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपके बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब हम बात करने वाले किस लेवल पे? मॉलिक्यूल लेवल पे। तो आपके बुक में एक सेंटेंस दिया होगा, उसको देख लेना आप लोग। क्या बोलता है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखने वाली बात क्या है? सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को। मॉलिक्यूलर थ्योरी, सर मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या? तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2 मॉलिक्यूल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या? तो इंटर मॉलिक्यूलर वो फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगे। क्या लगेगा बच्चा? 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दिख रहा है क्या? एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2। अब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स है, तभी वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। दूसरा कौन सा है? एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जैसे आया आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ड सेम, और एडेसिव जैसे आया दिमाग में आना चाहिए डिफरेंट। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। क्या है बच्चों? सेम सब्सटेंस। दिख रहा है? इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? कोहेसिव फोर्स। इसके बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कौन सा? जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा? कोहेसिव फोर्स। अगर मैंने क्या बोला था एडेसिव का आएगा, दिमाग में क्या रखना है आपको? डिफरेंट रखना है। तो डिफाइन सेम आ जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम की जगह क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, या कोहेसिव की जगह क्या आ जाएगा? एडेसिव। ठीक है, तो एडेसिव में क्या हो सकता है सर? एक वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, दूसरा एयर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे कि कंसीडर कर लो ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने वाटर पोर किया, वाटर को ग्लास के अंदर आपने डाल दिया, तो ग्लास के बीच में और वाटर के बीच में कुछ फोर्स है, तो वो फोर्स कौन सा होगा? वो एडेसिव फोर्स होगा। लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, वो कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव, एडेसिव 2 टाइप के होते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है बच्चों? बी वाला टर्म क्या है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब बात आती है रेंज की। तो मैंने क्या बोलना आपको, ध्यान से देखो। एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बोला था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। बट सर रेंज की बात किया, मैं कंसीडर कर लूं स्टूडेंट्स, मैं कंसीडर कर लूं यहाँ पर, चलो इसको पहले ग्राफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कंसीडर करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। अब देखो, पहले इसको अब मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको डिफाइन पढ़ के बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसका कुछ रेंज होगा, इसका रेंज से दिमाग में आएगा, रेंज होगा मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसे इसके आसपास मॉलिक्यूल है, इसके आसपास क्या स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल इसके आसपास है। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी है। बट ये जो मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट्स, इसका रेंज यही तक है। इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो इसका रेंज कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट जो मैंने ये वाला बनाया इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही यहीं तक है। इसके क्या बच्चा, इसकी रेंज ही यहीं तक है। तो ये मॉलिक्यूल इसको 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 सबको अट्रैक्ट तो करेगा बट इसको नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव रेंज यहीं तक है, इसका इफेक्टिव रेंज यहीं तक है। अब देखो आप डिफाइन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, the maximum distance from a molecules up to which the molecular force is effective is called range of molecular force। क्या बोला, इसका जहां तक रेंज होगा वही डिसाइड करेगा कि कहां तक इसके कौन सा मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट करेगा। जो भी उसके रेंज में आ गया उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जो भी उसके रेंज में आ गया उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन हो गया, मतलब सर यहाँ पे अब ऐसा कंडीशन है क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर बन गया। इसी स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या लिखा नहीं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसका स्फीयर जो स्फीयर आपने बनाया ना, ये स्फीयर का जो रेडियस होगा किसके इक्वल होगा, तो ये जो रेंज था ना, यही तो रेंज है ना, तो क्या होगा, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल होगा। देखो क्या सी वाला टर्म क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलता है, an imaginary sphere with a molecules at its center and radius. Center and radius is equal to the molecular range is called the sphere of influence. ठीक है, क्या क्या इंटरमोलिकुलर हो गया, रेंज हो गया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। अब बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, सरफेस फिल्म की। किसकी बात करते हैं, सरफेस फिल्म की। सरफेस फिल्म क्या बोलता है, देखो द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विद थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी क्या बताया था आपको, यहाँ एक मॉलिक्यूल है और यहाँ एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो इसका जो रेंज होगा किसके इक्वल होगा, जैसे मान लो ना वाटर है, वाटर के ऊपर एक लेयर बनेगी, वो लेयर जो लेयर की थिकनेस होगी ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स के इक्वल होगी। मतलब अगर मान लो वाटर रखा है तो वाटर के ऊपर एक लेयर बन रही है, ऊपर सरफेस पे एक लेयर क्रिएट हो रही है, और जो लेयर है ना उसकी थिकनेस कितनी होगी, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। एक चीज और आप याद रखना, रेंज कितना हो सकता है, तो रेंज हो सकता है आपका 10 की पावर -9 मीटर तक हो सकता है, इतना कम रेंज होता है। ठीक है, रेंज किसका, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स का। क्लियर हो यहाँ तक। अब बात हम किसी करेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या मतलब, यहाँ पर जब लिक्विड होगा रेस्ट फॉर्म में होगा, तो जैसे वाटर की बात करेंगे, समझा, तो फ्री सरफेस में क्या होगा, वो कोई भी शेयर स्ट्रेस फील नहीं करेगा, वहां पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, जरा बात किसी कर एफ की, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखते हैं। अब डायग्राम को देखना क्या, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे किसके वाटर के मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल। इसको समझना है तो आपको और अच्छे से क्लियर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। ए मॉलिक्यूल दिख रहा है, ए मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या है, वाटर के बीच में है। ठीक है, वाटर के बीच में मतलब इसको क्या होगा, इधर से भी वाटर का मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इधर से भी सब साइड से क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो टोटल नेट कोहेसिव फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या सब साइड से भी इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में फोर्स अट्रैक्ट कर, मतलब फोर्स क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो इसका नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बी वाला टर्म का बात करूं तो बी वाला टर्म क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे हम लोग। बी वाला पार्ट, कुछ पार्ट क्या है, एयर के पास है, ऊपर ये पूरा टर्म इधर क्या है बच्चों, ये एयर है। ठीक है, इधर क्या अपना वाटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सब कुछ पार्ट कहाँ है, बोलो देखो, सब कुछ पार्ट कहाँ है, एयर के अंदर है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, सब कुछ, बहुत सारा टर्म का है इसका एयर के पास है, बहुत सारा टर्म बोले आधा थोड़ा सा, मतलब 1/3 बोलूंगा एयर के ऊपर है। तो देखो ऊपर एयर डेंसिटी और नीचे वाटर की डेंसिटी, तो एयर डेंसिटी तो पहले से कम है एज कम्पेयर टू वाटर से, तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ इसको पुल कर देगा, ये ऊपर की तरफ तो फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, कौन, एयर, बट इतना उसके पास फोर्स नहीं, डेंसिटी उसकी कम है, तो लेकिन वाटर डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा, वो अपनी तरफ इसको पुल कर लेगा। और कोहेसिव फोर्स क्या होगा, अपनी तरफ इसको हमेशा की तरफ से पुल करता ही है, इसको हमेशा अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, कौन, कोहेसिव फोर्स, तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या आप देखोगे तो इसका आधा पार्ट कहाँ है, सरफेस पर, आधा पार्ट सरफेस के बाहर है। बट सेम कंडीशन यहाँ पे एयर क्या है, बोलो, एयर की डेंसिटी है, क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू किससे, वाटर से, तो ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही पुल होगा। क्लियर है। अब फटाफट आप नोट डाउन कर लो
क्या क्या हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर? इंटरमोलिकुलर फोर्स तो दो टाइप के होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सेम। एडहेसिव आया तो क्या आना चाहिए? डिफरेंट सब्सटेंस। उसके बाद क्या है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स देखा हमने, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख लिया। ठीक है, स्फीयर ऑफ जो रेंज का क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा इमेजिनरी, वही क्या होगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। उसके बाद सरफेस फिल्म देखा हमने, सरफेस फिल्म भी देख लिया। ठीक है, फ्री सरफेस देख लिया और सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी भी देख लिया। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन क्या है? तो आप इसको फटाफट आप नोट डाउन करो। अब एक टॉपिक लगाओ, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब जो अपना न्यू टॉपिक है वो क्या है? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या बोला? ये आप देख रहे हो एक लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, अब लिक्विड ड्रॉप को मैंने क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया तो अब ये लिक्विड ड्रॉप है, तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे आप ध्यान से देखोगे, ऐसे बहुत सारे यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऐसे यहाँ भी मॉलिक्यूल होंगे इसको टच करता हुआ इस लाइन से। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो इसके मतलब ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जितने मॉलिक्यूल है इसके आसपास सब क्या करेंगे? इक्वल अमाउंट में, मतलब इधर के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर का मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लेंथ के ऊपर अप्लाई होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एकदम आसान भाषा में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या बोलना है अपने को? सिंपल आसान भाषा में, इस जो फोर्स है किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ? इस लेंथ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कौन कर रहा है? तो अंदर के मॉलिक्यूल इसको इधर से खींच रहे हैं, इसको इधर से खींच रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब इसको हटाओ तो कुछ लगेगा इक्वल टू टी एल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो क्या लगेगा? कुछ कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या होगा? सरफेस टेंशन टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डिफाइन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या बोलता है? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसके एसआई सिस्टम की बात करूं, इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी बच्चा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, और लेंथ के लिए लेंथ का मेजरमेंट किसमें करते हैं हम लोग? मीटर में। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? L0 m1 t की पावर -2, टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, क्यों न्यूटन में क्या होता है स्टूडेंट्स? L1 m1 t -2। अगर m1 पहले से L नीचे तो ऊपर जाएगा, L1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L0 m1 t -2। ठीक है, ये क्या था अपना सरफेस टेंशन। अब बात आती है सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये तो अपना ड्रॉप है ना, ये अपना क्या स्टूडेंट्स? ड्रॉप है। ध्यान से देखो, अंदर ही मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ से बात कर लूं, ये ड्रॉप है, अंदर भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, अंदर भी एनर्जी ले रहा है वो, अंदर भी एनर्जी लग रहा है। लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, अंदर वाले मॉलिक्यूल से थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर रहा है? वो लगा रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सरफेस एनर्जी। और यहाँ की एनर्जी से ये एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर सरफेस टेंशन काम कैसे करता है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला? यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से इसको खींचेगा, सबको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, और क्या कर देगा? एक मतलब सेंटर का मॉलिक्यूल इधर से खींच रहा है, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, हर जगह से अपने मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? एक सेंटर की तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से क्या बनता है? एक गोल एकदम गोला बन जाता है, एक स्फेरिकल शेप का बन जाता है। और ये सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाता है? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है? लिक्विड का सरफेस कैसा बिहेव करेगा? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, लाइक एक गद्दे की तरह। इसके ऊपर कुछ चीज डाल दो, हल्की चीज, तो क्या होगा? कम डेंसिटी वाली, तो क्या होगा? वो इसके अंदर वो डूबेगा नहीं। तो इसलिए वो आपने बोला था ना वाटर स्पाइडर, ठीक है, आसानी से क्यों चल पाता है? क्योंकि पूरा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बना देता है वाटर अपने आप को। क्यों? एरिया कम करने की वजह से। एरिया इसका क्या हुआ? बहुत कम होता है, सारे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये क्या था? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। एनर्जी क्या बोला? एक्स्ट्रा एनर्जी का लगाता है सरफेस, सरफेस पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। ठीक है, अपना क्या हो गया? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हो गया। अब हम क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि हमने करना क्या है? हमें एक सी शेप का रेक्टेंगुलर, मतलब ऐसा बोले पूरा हॉलो होगा, और यहाँ पे मैं क्या सिंपल आप बताऊँ आपको, तो क्या कैसा कर सकते हैं? जैसे कि एक सी शेप है, जैसे ले लो ना, ये ऐसा है, ये ऐसा कंडीशन है, एक सी शेप का मटेरियल है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया, दिख रहा है? ये क्या लगाया? पिस्टन की तरह बिहेव कर रहा है। ये मूवेबल आर्म है। ये कैसा बच्चा? मूवेबल आर्म है, ये आगे पीछे मूव हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसा आपने पकड़ना है और कहाँ डाल देना है? सोप सॉल्यूशन के अंदर।
जैसे सोप सॉल्यूशन के बाहर निकालोगे तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चा, एक फिल्म बन जाएगी। ठीक है, दिख रहा है, ये फिल्म बन गया ऐसा। ठीक है, फिल्म कैसा है, अपर लेयर भी और इसके पीछे भी एक लेयर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर ये मूवेबल है तो इसका ये आगे पीछे मूव होगा, तो हाँ होगा, लेकिन कब होगा, ध्यान से देखने वाली बात ये है, मूव कब होगा, ध्यान से देखो आप। जैसे कि अंदर तो मॉलिक्यूल वाटर का मतलब जिसका फिल्म बना है, जिसका सरफेस फिल्म बना है, उसके मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे ना स्टूडेंट्स, इस सरफेस के ये एरिया जहाँ पे है ना सरफेस, इस सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सेम सिस्टम यहाँ भी चल रहा होगा, सेम सिस्टम यहाँ भी चल रहा होगा, बट ये तो मूव नहीं हो सकता ना, ये तो मूवेबल नहीं है, ये आर्म क्या है, मूवेबल नहीं है। बट इस आर्म्स की बात इस आर्म की बात करें तो ये क्या है, मूवेबल है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल अगर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो मूव, ये थोड़ा सा हल्का मूव हो जाएगा। कहाँ मूव हो जाएगा, बोलो, टुवर्ड द किधर, एस या पी, टुवर्ड द पी एस की तरफ। क्लियर है पॉइंट, ये हल्का सा मूव हो जाएगा। क्लियर है, ये कंडीशन। तो सर यहाँ पे फोर्स क्या लग जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू टी इंटू 2L। सर यहाँ तो आपने बोल लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू TL होता है, बट यहाँ पे आपने 2L क्यों लिया, 2L से लिया, अभी मैंने आपको बोला एक लेयर इधर, एक लेयर उसके पीछे। लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू T क्रॉस 2L। ठीक है, एक कंडीशन। तो ये जो फोर्स अपने आप से इधर आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ना है। ठीक है, और इसकी तरफ मतलब कैसा, अपने राइट हैंड से हल्का सा मूव कर देना है। ठीक है, जैसे इसको मूव करोगे तो हल्का से डिस्प्लेस होगा, हल्का सा डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस कितना होगा, dx होगा। कितना चेंज होगा, वो dx होगा। तो अब मैं अगर बात कर लूं f डैश की, बात कर लूं f डैश की, तो वो क्या हो जाएगा, f डैश। सर f डैश क्या हो जाएगा, अच्छा f डैश की बात मत करो, f डैश आपने क्या कुछ वर्क किया ना, आपने क्या किया, कुछ वर्क किया। तो अगर मैं चेंज इन वर्क लिख दूं तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, f डैश इंटू dx। यह तो होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ ये, सर ये dx डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ ये, सर ये dx डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, एक कंडीशन अपना ये हो गया। अब ध्यान से देखो क्या है, हमने क्या करना है, तो ये dw क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल्स टू t इंटू 2L dx। क्या बन जाएगा, t, ओके, t बस यही से लिख दीजिए सर। ठीक है, ये लो लिख दिया, क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू t इंटू 2L dx। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 2L इंटू dx को मैं क्या बोलूंगा, dA। तो dA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2L इंटू dx। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पर टर्म क्या बन जाएगा, बताओ जरा, बताओ टर्म क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल्स टू TdA। आपने इसको याद रखना है प्लीज। क्या बोला, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, क्या बोला, dw इज इक्वल्स टू TdA। तो सरफेस एनर्जी जो बन जाएगी स्टूडेंट, सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल टू सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस एनर्जी TdA। क्या बन जाएगा, TdA। ठीक है, तो अब यहां से T निकालना है तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, T इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन dA। तो सरफेस टेंशन का सर एक और डिफाइन मिल गया अपने को, क्या, सरफेस टेंशन इज आल्सो सरफेस रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी एंड चेंज इन एरिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक देखे। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, सरफेस टेंशन एंड दोनों का सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। फिर हमने देखा दोनों का रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।